वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं प्राज्ञ शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का कुहू इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में, ठीक है ना। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में देखा था कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है और प्रेजेंट टेंस को कितनी सब कैटेगरीज में बांटा गया है। तो वापस से अपन हल्का सा रिवाइज करते हैं इसी वाली चीज को कि प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट को अपन नाम देते हैं वर्तमान काल। क्या नाम देते हैं अपन? वर्तमान काल, ठीक है। और इसको अपन ने 4 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया था। जो इसकी 4 सब कैटेगरीज थी वो इस प्रकार थी। फर्स्ट थी अपने पास इंडेफिनिट, सेकंड थी अपने पास कंटिन्यूअस, और थर्ड थी अपने पास परफेक्ट, फोर्थ थी अपने पास परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। ये 4 सब कैटेगरीज अपन ने प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत डिफाइन की थी, ठीक है। लेकिन आज अपन जो स्पेशली पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं केवल और केवल प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट क्या होता है, ठीक है ना। इस चीज पर विशेष ध्यान देना। अपन को डिस्कस करना है केवल प्रेजेंट के बारे में कि प्रेजेंट क्या होता है, ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। कहने का मतलब अपन इन 4 सब कैटेगरीज के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। अपन केवल इस वीडियो में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए प्रेजेंट टेंस क्या होता है। वर्तमान काल, ऐसा काल अर्थात ऐसी क्रियाएं जो कि कैसी हो, परमानेंट हो, कैसी हो, परमानेंट हो, जिनमें कहीं ना कहीं स्थायी भाव हो। वो क्रियाएं जो परमानेंट हो और जो कहीं ना कहीं स्थायी भाव को रखती हैं, वो परमानेंट एक्शन, वो स्थायी कार्य जो होता है वो किसके माध्यम से शो किया जाता है? वो शो किया जाता है प्रेजेंट टेंस के माध्यम से, ठीक है ना। अब अपन इसको और भी अच्छी तरीके से समझते हैं। तो देखिए प्रेजेंट टेंस को समझते हैं तो टेंस के अकॉर्डिंग 4 चीजें निकल के आती हैं, और वो चीजें जो होती हैं वो निकल के आती हैं जिनमें पहली चीज होती है अपन की सेंटेंस। क्या होती है? सेंटेंस। कि जब अपन टेंस को पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो सेंटेंस रूपी जो कड़ी है वो सबसे मेन और इंपॉर्टेंट होती है। तो अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के अनुसार, विशेष जोर देना इस वाली लाइन पर कि अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के अनुसार देयर आर 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। वाक्य के 4 प्रकार होते हैं। नॉर्मल वे में अगर देखा जाए तो सेंटेंस कैटेगरी काफ़ी हैं। नॉर्मली सेंटेंस जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन जब अपन टेंस वाले टॉपिक की स्टडी करते हैं तो टेंस के अकॉर्डिंग जो सेंटेंस होता है, जो वाक्य होता है अपना, क्या होता है? वाक्य। वो वाक्य कितनी कैटेगरी में डिवाइड होता है? वो 4 कैटेगरी में डिवाइड होता है, जिसमें पहली कैटेगरी आती है सिंपल सेंटेंस। कैसी आती है? सिंपल सेंटेंस। जैसे कि मैं किताब पढ़ता हूं। क्या? मैं किताब पढ़ता हूं, पढ़ने का काम कर रहा हूं, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। मैं किताब पढ़ता हूं, मैं एक लड़का हूं, सिंपल सेंटेंस है। सेकंड कैटेगरी में आता है नेगेटिव सेंटेंस। क्या? नेगेटिव सेंटेंस। जैसे मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, आई डू नॉट रीड अ बुक, मैं किताब नहीं पढ़ता हूं। नकारात्मक वाक्य। अब इसमें किसका प्रयोग हुआ? नहीं का। इस नहीं ने क्या कर दिया? इस वाले वाक्य को नकारात्मक बना दिया, इसलिए नेगेटिव सेंटेंस हो गया। थर्ड है अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता किसी से प्रश्न करे या कर्ता से कोई प्रश्न किया जाए। कि ऐसा वाक्य जिसमें सब्जेक्ट किसी अदर पर्सन से कोई क्वेश्चन पूछे या फिर कोई अदर पर्सन सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन को पूछे, वो होता है अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और सबसे बेटर, सबसे बड़ी जो क्वालिटी होती है वो होती है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में इस प्रकार से ये क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है। तो जहां भी ये क्वेश्चन मार्क मिलता है अपन को,
वहां अपन समझ जाते हैं कि सेंटेंस जो है वो कैसा है, इंटेरोगेटिव है। जैसे क्या मैं किताब पढ़ता हूं, ठीक। और इसके बाद अपनी फोर्थ कैटेगरी जो आती है वो होती है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसे अपन जर्नल वे में बोलते हैं इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। एक ऐसा वाक्य जो नेगेटिव मीनिंग को भी रखता है और कहीं ना कहीं क्वेश्चन को भी रखता है, अर्थात जिसमें प्रश्न किया जाता है और नकारात्मक भाव में होता है, वह होता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। क्लियर है। तो टेंस को जब अपन पढ़ते हैं तो टेंस जो टिका हुआ है वो टिका हुआ है सेंटेंस के ऊपर, इसलिए अपन को ये चारों कैटेगरी सेंटेंस की जानना बहुत जरूरी था। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस को पढ़ना कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस को अपन कैसे पहचानते हैं, प्रेजेंट टेंस को बनाने के लिए किन किन वर्ब का अपन प्रयोग करते हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए बात आती है प्रेजेंट टेंस की। सीधी सी बात कि वर्तमान काल किसे कहेंगे अपन। वर्तमान काल वो काल जो अभी चल रहा है, वो समय, वो क्रियाएं जो अभी वर्तमान में हो रही हैं, वो सारी की सारी क्रियाएं किस टेंस से रिलेट होती हैं, प्रेजेंट टेंस से रिलेट होती हैं। ठीक है, अब प्रेजेंट से रिलेट होती हैं, लेकिन अपन को जो पढ़ना है वो पढ़ना है केवल प्रेजेंट टेंस। तो इसके लिए अपने सामने एक चीज है कि देखिए सच सेंटेंसेज विच एंड विद हैं, हूं, हो, ऐसे वाक्य जो हैं, हूं, हो और हूं पर खत्म होते हैं, कि वो वाक्य जो हैं, हूं, हो पर खत्म होते हैं, एंड डू नॉट हैव वर्ब, और जिनमें कोई क्रिया नहीं होती है। वो वाक्य जिनका अंत हैं, हूं, हो इन शब्दों के माध्यम से होता है और जिनके अंतर्गत डू नॉट हैव वर्ब, कोई भी क्रिया नहीं होती है, वो सारे के सारे वाक्य प्रेजेंट टेंस से संबंधित होते हैं। ठीक है, अब देखिए अपन ने यहां लिखा है कि डू नॉट हैव वर्ब, क्रिया नहीं होती है। तो क्रिया का मतलब ये नहीं है कि वाक्य में कोई क्रिया ही नहीं होगी। क्रिया का मतलब है कर्ता के द्वारा कोई भी काम नहीं किया जाएगा। क्रिया के नहीं होने का मतलब क्या है, क्रिया के नहीं होने का मतलब है कि वाक्य का जो सब्जेक्ट होगा वह सब्जेक्ट कोई भी एक्शन नहीं करेगा, वो अपने हाथ पैर बिल्कुल भी नहीं चलाएगा, तब जाकर के अपन बोलेंगे कि वाक्य में कोई भी क्रिया नहीं है। देखिए ऐसे वाक्य जिनके अंत में है, हैं, हूं, हो आता हो और जिनमें किसी क्रिया शब्द का प्रयोग नहीं होता हो, वो वाक्य कौन से टेंस से रिलेट होते हैं, वो होते हैं केवल और केवल प्योर प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड होते हैं। अब कैसे होते हैं, देखिए अपन इस चीज को समझते हैं कि ये जो वाक्य होते हैं वो किस प्रकार से रिलेट करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ एक बहुत छोटा सा सेंटेंस लिखता हूं, मैं एक लड़का हूं। ठीक है, ये एक बहुत सीधा सा सिंपल सा सेंटेंस है। अपन यहां देखते हैं कि मैं एक लड़का हूं। अपन ने अभी अभी जो बोला उसको अपन रिवाइज करते हैं, सच सेंटेंसेज विच एंड विद हैं, हूं, हो, वो वाक्य जो हैं, हूं, हो पर पूरे हों। तो देखिए इस वाक्य का अंतिम जो वर्ड है वो क्या है, इस वाक्य का अंतिम वर्ड है हूं, हूं पर खत्म हुआ वाक्य। ठीक, दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, द सेंटेंस डज नॉट हैव एनी वर्ब, वो वाक्य जिसमें कोई क्रिया भी नहीं हो। अब वाक्य को पढ़ो, मैं एक लड़का हूं, इसमें वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, मैं, यही इसका सब्जेक्ट है। इसने क्या काम किया, कोई काम किया क्या, चलने का, बैठने का, उठने का, खाने का, पीने का, पढ़ने का, कोई भी एक एक्शन किया क्या, नहीं किया ना। आ गई बात समझ में। तो देखिए दोनों चीजें मैच हो गई कि वाक्य का जो अंत है वो हुआ हैं, हूं, हो में से किसी एक वर्ड पर और वाक्य में कोई भी एक्शन नहीं हुआ,
तब अपन कहेंगे कि ये वाला जो वाक्य है ये किससे रिलेट है, ये केवल और केवल प्रेजेंट से रिलेट है। काय से रिलेट है, प्रेजेंट से रिलेट है। दूसरा सेंटेंस अपन देखते हैं, गंगापुर एक सुंदर शहर है। ठीक है कि गंगापुर एक सुंदर शहर है। सबसे पहली चीज तो वही है जो अपन पहचानेंगे। देखिए वाक्य का अंतिम जो वर्ड है वो क्या है, क्या है। दूसरी चीज देखिए, गंगापुर एक सुंदर शहर है, वाक्य में सब्जेक्ट क्या बन गया, गंगापुर। अब इस गंगापुर ने क्या काम किया, गंगापुर ने खुद ने काम किया क्या सुंदर होने का, नहीं किया ना। या गंगापुर ने और कोई काम किया, कोई भी एक्शन नहीं किया गंगापुर ने। जब एक्शन भी नहीं है और वाक्य का अंतिम वर्ड है, हूं, हो में से कोई एक है, तो टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट हुआ। कौन सा हुआ, प्रेजेंट हुआ। इसी प्रकार अपन तीसरा सेंटेंस देखते हैं, भारत मेरा देश है। ठीक, इसमें भी अंतिम वर्ड क्या है, ठीक। वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, भारत। अब भारत ने कोई काम किया, नहीं किया। तो वो वाक्य, जिन वाक्यों में कर्ता के द्वारा कोई काम नहीं किया जाता है और जिन वाक्यों का अंत है, हूं, हो में से किसी एक शब्द पर हो जाता है, वो वाक्य रिलेट कर जाते हैं प्रेजेंट टेंस को। ठीक है, अब बात आती है प्रेजेंट टेंस की को बनाते किस प्रकार हैं, कि इस प्रकार के वाक्यों को अपन इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो इस प्रकार के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट किस प्रकार से किया जाता है, तो देखिए इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए अपन एक चीज देखते हैं कि इन वाक्यों को जब अपन इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए अपन इन वाक्यों में यूज करते हैं वर्ब के रूप में टू बी फॉर्म का। किसका यूज करते हैं, इन वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते समय अपन वर्ब के रूप में टू बी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। किसका, टू बी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ टू बी फॉर्म जो होती है इस टेंस में, वो केवल ये तीन होती हैं। पहली होती है इज, दूसरी जो होती है वो होती है एम, और तीसरी जो होती है वो होती है आर। आ रही है ना समझ में, कि वो वाक्य जिनका अंत है, हूं, हो में से किसी एक शब्द पर होता है और जिन वाक्यों में कर्ता के द्वारा क्रिया नहीं होती है, उन वाक्यों को अंग्रेजी में बनाने के लिए टू बी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और वो टू बी फॉर्म तीन रूपों में होती है, इज, एम और आर के रूप में। ठीक है, अब इनकी सहायता से अपन उन वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। अब बात आती है ट्रांसलेशन की, कि ट्रांसलेशन का नियम क्या होना चाहिए। तो ये तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है कि ट्रांसलेशन के लिए अपन को केवल तीन ही चीज़ें चाहिए, और वो तीन चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। केवल ये तीन ही चीज़ें तो होती हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और जैसा कि कहा भी जाता है, कर्ता क्रिया कर्म वाक्य बनता है नरम, कि कर्ता लगाओ, क्रिया लगाओ और कर्म लिखो, कर्ता क्रिया कर्म वाक्य बने नरम। तो सब्जेक्ट लिखें, वर्ब लिखें और ऑब्जेक्ट लिखें। वर्ब अपन सीख ही चुके हैं कि वर्ब क्या होती है, टू बी फॉर्म, जो तीन रूपों में होती है, इज, एम और आर के रूप में। इसलिए इस टेंस को बनाने के लिए जिस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है वो है ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद टू बी फॉर्म अर्थात इज, एम, आर में से कोई भी एक, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। कि सबसे पहले क्या लिखना है अपन को, सबसे पहले अपन को लिखना है सब्जेक्ट, मतलब कर्ता। ठीक, कर्ता के बाद वर्ब, क्या लिखनी है अपन को, वर्ब, जो क्या है, इज, एम, आर में से कोई एक, और उसके बाद अपन को क्या लिखना है, उसके बाद अपन को लिखना है कर्म। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में अपन सेंटेंस को जमाते जाएंगे और अपना वाक्य बनता चला जाएगा।
आई बात समझ में। अब बात आती है इज एम आर का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन अब इज का प्रयोग कहाँ करते हैं, एम का प्रयोग कहाँ करते हैं, आर का प्रयोग कहाँ करते हैं, अपने पास ये वाली बात आ जाती है। तो देखिए टू बी फॉर्म में जो इज एम आर है उस इज एम आर के यूज को भी अपन देखते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज आती है ये कि वी कैन यूज एम, वी कैन यूज एम इज आर अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग सिचुएशंस, कि हम इज एम आर का प्रयोग फॉलोइंग सिचुएशंस, इन स्थितियों के आधार पर करते हैं। इज एम आर का यूज करना है तो इज एम आर का अपन यूज करेंगे, तो वो कैसे करेंगे, तो इज एम आर के यूज के लिए अपने पास ये 3 टर्म एंड कंडीशंस हैं। देखिए फर्स्ट को अप्लाई करते हैं अपन कि एम इज यूज्ड विद आई एज द सब्जेक्ट, जब वाक्य का कर्ता आई हो। क्या हो, जब वाक्य का कर्ता आई हो, सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन क्या हो, आई हो। तो आई के साथ अपन किसका यूज करेंगे, एम का यूज करेंगे कि एम इज यूज्ड विद आई एज द सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ। तो मैं सब्जेक्ट कौन है, मैं हूँ, तो मैं आई के साथ किसका यूज हुआ, एम का। ठीक है। सेकंड है आर इज यूज्ड विद वी यू दे एज अ सब्जेक्ट। आर का प्रयोग किसके साथ करना है, आर का प्रयोग करना है वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ। वी यू दे एज अ सब्जेक्ट। आर का प्रयोग कब करेंगे, जब सब्जेक्ट के रूप में वी होगा, यू होगा, दे होगा, या फिर इसके साथ साथ कोई प्लूरल नाउन होगी। क्या होगी, कोई भी प्लूरल नाउन होगी। तो अपन किसका यूज करेंगे, अपन यूज करेंगे आर का। फॉर एग्जाम्पल दे आर हैप्पी, वे खुश हैं। अब देखिए एक से ज्यादा हैं, एक ये और एक ये, दोनों हैं, दोनों के दोनों कैसे हैं, खुश हैं। तो अपन ने दे मतलब वे के साथ किसका यूज किया, आर का। ठीक। अब बात आती है इज की। तो देखिए इज यूज्ड विद ही शी इट एज अ सब्जेक्ट। इज का प्रयोग कब करना है, जब वाक्य का सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो, दिस हो, दैट हो। क्या हो, ही, शी, इट, दिस, दैट, इनमें से कोई भी एक चीज एज अ सब्जेक्ट वाक्य का कर्ता बन जाएगी। तो अपन किसका यूज करेंगे, अपन यूज करेंगे इज का। फॉर एग्जाम्पल इट इज कोल्ड हियर, यहाँ बहुत सर्दी है। ये थर्मामीटर है, सिंगुलर है नपुंसक लेंगे, इसलिए अपन ने प्रयोग किया इट का, और इट एक वचन हुआ इसलिए यूज हो गया इज का, कि इट इज कोल्ड हियर। तो ये है यूज ऑफ इज एम आर के। इज एम आर का प्रयोग अपन किन किन सब्जेक्टों के साथ किन किन स्थितियों में करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं अपन यूज ऑफ इज एम आर के कंप्लीट फॉर्म की। तो देखिए इज एम आर द हेल्पिंग वर्ब्स के। इज एम आर जो होती हैं वाक्य में क्या काम करती हैं, हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं। यूज टू डोनेट द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ एनी नाउन एंड प्रोनाउन। इनका जो अपन प्रयोग करते हैं वो क्यों करते हैं कि इनका प्रयोग डोनेट द मेरिट एंड डिमेरिट, इनके प्रयोग के माध्यम से अपन किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण या अवगुण को बताते हैं। मेरिट एंड डिमेरिट्स, मेरिट गुण और डिमेरिट्स अवगुण, के इज एम आर के प्रयोग के माध्यम से अपन किसी भी नाउन या प्रोनाउन के गुण और अवगुण को बताने का काम करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर सम इंडिकेशन इन द प्रेजेंट, और यह वर्तमान काल में कुछ इंडिकेशन अर्थात कुछ चीजों को दर्शाती है। अब वो कैसे दर्शाती है, तो देखिए आई एम अ स्कॉलर, मैं एक स्कॉलर हूँ, मैं एक विद्वान हूँ। यू आर अ म्यूजिशियन, आप एक संगीतज्ञ हो। वी आर ब्रदर्स, हम भाई हैं। दे आर नॉट माई रिलेटिव्स, वे मेरे रिश्तेदार नहीं हैं। ही इज बैचलर, वह एक बैचलर है। इज शी योर कजिन, क्या वह आपकी चचेरी है। इट इज नॉट योर बुक, यह आपकी किताब नहीं है। हैरी इज अलाइव, तो हैरी एगल है। आई बात समझ में। ठीक है। तो जो प्रेजेंट है वो यही है। इन सारी की सारी सेंटेंसेस में अपन देख सकते हैं कि कहीं भी किसी भी प्रकार से सब्जेक्ट ने कोई भी काम नहीं किया है, और सारे के सारे वाक्यों का अंत केवल 3 ही वर्ड हैं, हूं, हो में से किसी एक पर हुआ है।
ठीक है, अब बात करते हैं अपन इजेमार के आधार पर सेंटेंस की, कि जब इजेमार का प्रयोग अपन ने कर लिया, ठीक है, तो इजेमार का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सेंटेंस होगा। सेंटेंस कैसा हो सकता है? सिंपल हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इंटेरोगेटिव हो सकता है, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव भी हो सकता है। तो देखिए, जब सेंटेंस सिंपल होता है तो इजेमार का स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंपल सेंटेंस में इजेमार का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब के रूप में लिखना है अपन को इजेमार, और फिर अपन को लिखना है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट में नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। क्या हो सकता है? नाउन या फिर प्रोनाउन। ठीक है, ये है अपने लिए कॉम्प्लीमेंट का मतलब, कि कॉम्प्लीमेंट में अपन नाउन या प्रोनाउन लिख सकते हैं। अब कैसे? सिंपल सेंटेंस को देखते हैं। देखिए, पहला जो सिंपल सेंटेंस है वो है अपने पास, भारत मेरा देश है। ठीक है, सारी चीजों को दिमाग में रखना, सारी चीजों को दिमाग में रखते हुए अपन ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं वाक्य का अंतिम शब्द क्या है। है का मतलब प्रेजेंट हो गया। दूसरी चीज क्या जांच करनी है अपन को? दूसरी चीज जांच करनी है अपन को कि वाक्य में कोई भी एक्शन नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं होनी चाहिए। भारत मेरा देश है, भारत ने कोई काम किया क्या? नहीं किया ना, प्रेजेंट हो गया। अब वाक्य को आइडेंटिफाई करें, वाक्य कैसा है? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो अपन सब्जेक्ट लिखते हैं यहां इंडिया। ठीक, क्लियर। इसके बाद इज एम आर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, इज एम आर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। अभी अभी अपन ने देखा कि जब सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर नाउन होती है तो अपन किसका यूज करते हैं? अपन यूज करते हैं इज का। किसका? इज का। तो ये हो जाएगा इज, क्योंकि इंडिया एक वचन है, सिंगुलर नाउन है। ठीक, अब कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन या प्रोनाउन लिखना है, तो नाउन या प्रोनाउन क्या बचा अपने पास? मेरा देश। तो इस मेरे देश को ट्रांसलेट कर दें, ये हो जाएगा माई कंट्री। कंप्लीट सेंटेंस बना, इंडिया इज माई कंट्री। आ गई बात समझ में? दूसरा देखते हैं, हम भारतीय हैं। ठीक, वापस देखें अपन, सेंटेंस किस पे खत्म हुआ? है पर। ठीक, वाक्य में सब्जेक्ट कौन? हम। इसने कोई काम किया, हमने कोई काम किया, हम भारतीय हैं। कोई काम हुआ हमारे द्वारा? नहीं हुआ। नहीं हुआ तो सेंटेंस कैसा है? वापस सिंपल है। सिंपल सेंटेंस है तो फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होगा? वी। क्लियर है। उसके बाद वापस इज एम आर में से किसी एक का यूज करेंगे अपन। तो वी जो है वो प्लूरल है, हम का मतलब एक से ज्यादा, हम का मतलब एक से ज्यादा, दो हो, तीन हो या चार हो, लेकिन मोर देन वन, एक से ज्यादा होंगे। और जब एक से ज्यादा हो जाते हैं तो अपन किसका यूज करते हैं? आर का। तो ये हो जाएगा आर, वी आर। और भारतीय को क्या बोलते हैं अपन? भारतीय को बोलते हैं अपन इंडियन। तो ये हो गया वी आर इंडियंस, हम सब भारतीय हैं। ठीक, इसी प्रकार तीसरा सेंटेंस है अपने पास, मैं एक शिक्षक हूं। ठीक है, वापस देखें तो सेंटेंस किस पर खत्म हुआ? हूं पर। ठीक, और मैंने क्या काम किया है यहां? कोई भी काम नहीं किया। विदाउट वर्ब है सेंटेंस अपने पास। जब विदाउट वर्ब है तो वापस सिंपल सेंटेंस की तरह अपन फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट होगा आई। ठीक, और जब वाक्य का सब्जेक्ट आई होता है तो आई के साथ किसका यूज किया जाता है? आई के साथ यूज होता है एम का। तो ये हो जाएगा एम। ठीक, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट में नाउन या प्रोनाउन ही होगा। तो नाउन या प्रोनाउन क्या बचा अपने पास? आ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक
हूं। इस प्रकार से अपन प्रेजेंट टेंस के सीधे सीधे से साधारण से वाक्यों को फॉर्मेट करते हैं, बनाने का काम करते हैं। अब यदि यही सेंटेंस नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव में स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट, और यदि यही सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो जाए तो इंटेरोगेटिव में होगा सबसे पहले अपन इज एम आर में से किसी एक चीज को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट को लिखेंगे, ठीक है। और यदि इसी प्रकार का सेंटेंस कैसा हो जाए, WH वर्ड से इंटेरोगेटिव हो जाए तो सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, फिर इज एम आर लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट को लिख देंगे। इस प्रकार से अपन प्रेजेंट टेंस को पढ़ाते समझते हैं। थैंक यू।